यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का संस्कृत का डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर है ना उसी को करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए आपका जो एग्जाम है ना वो 3 घंटे का रहने वाला है और 80 मार्क्स करेगा। सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आंसर के साथ एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले हमारे एग्जाम में खंड आ में पैसेज आएगी जो अनसीन होगी, इसे पढ़कर हमें इसके आंसर देने हैं। तो मैं आपको एक एक चीज ध्यान समझाऊंगा, आप आंसर अपने आप बताने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्राचीन काल में ना भारत के अंदर गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी और वहां पर जो छात्र थे ना वो गुरु के समीप जाकर रहते थे और शिक्षा को प्राप्त किया करते थे। वहां पर जो बच्चों का जो जीवन था ना वो बहुत ज्यादा सरल हुआ करता था। देखो आश्रित है ना, पास्ट टेंस में बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ कहा जा रहा है कि वो सुबह सुबह जो है ना बच्चे उठ जाते थे, स्नान करते थे, फिर यज्ञशाला में जाकर जो यज्ञ करते थे। फिर वो गुरु की जो आज्ञा होती थी ना उनका वो पालन करते थे। जो गुरु यहाँ पर जो उनको आज्ञा देते थे उसको वो ग्रहण करते थे, ठीक है, उनके निर्देशों का पालन करते थे। फिर वो वेद पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे, आयुर्वेद पढ़ते थे। इस तरीके से वो इन सब चीजों को ग्रहण किया करते थे, इनका अध्ययन किया करते थे, ठीक है। अध्ययनते मतलब अध्ययन करना। फिर शाम होती थी तो वो भजन करते थे मिलकर। फिर रात को वो कथा को सुना करते थे, ठीक है। गुरुकुल में जितने भी छात्र थे ना सब समान हुआ करते थे, मतलब सब इक्वल थे, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं था। और वहां पे चाहे वो धनवान हो या दरिद्र हो उसमें कोई भेदभाव नहीं था। जो गुरु है ना वो अपने शिष्य को माता की तरह स्नेह देते थे और जो शिष्य थे ना वो गुरु पर अपने पिता के समान ही श्रद्धा रखते थे, मतलब विश्वास करते थे। और इस तरीके से ये भारतीय संस्कृति की परंपरा थी जो मेरुदंड हुआ करती थी, मतलब रीढ़ की हड्डी थी जो भारत की परंपरा को साथ में ली हुई थी। आज भी होती है परंपरा, आज भी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक पद लिखे हैं तो एक वर्ड में आपको आंसर देना है। तो प्राचीन काल में जो भारतवर्ष है उसमें व्यवस्था कौन सी थी? तो ये आपको सारे पैसेज में आंसर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर सेम लिखा है ना ये, तो ये सब कट गए, बचा क्या? गुरुकुल व्यवस्था। तो पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो छात्र है ना वो गुरु के समीप जब जाकर बस जाते थे, जब वहां पर रहते थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या चीज प्राप्त करते थे? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आप बताओगे वो शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो ये पूरी लाइन ना आपको पैसेज में से ढूंढनी है, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा और यहाँ पे बच क्या रहा है? शिक्षा। तो आप शिक्षा में यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है, तो समझ में आ गई? देखो यहाँ पे लिखे दो करने हैं तो आपको दो करने होंगे। यहाँ पे आप सारे समझो। ये कह रहे हैं जो गुरु है ना अपने शिष्य को किस प्रकार की तरह स्नेह करते थे, मतलब तो यहाँ पर माता की तरह। तो ये भी हमें आराम से पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो ये लिखा, जो वर्ड लिखे वही लिखना है आपको, अपने आप से नहीं लिखना, ठीक है, उसमें ढूंढ के लिखना है। फिर यहाँ पर लिखे पूर्ण वाक्य, आपको पूरा वाक्य में आंसर देना है। ये कह रहे छात्र जो वो सुबह उठकर स्नान करते थे, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे स्नान करने के बाद? तो बताओ। तो आप बोलोगे वो जो यज्ञ करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पूरी लाइन उतार देंगे। ये पूरा लिखा है, ये देखो ये लिखा, लिखा नहीं लिखा? तो पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। फिर ये कह रहे जो छात्र ना वो गुरुकुल में जो है ना किस चीज को प्राप्त करते थे? तो बताओ वो ये क्या चीज अध्ययन करते थे, क्या पढ़ते थे वो? तो गुरुकुल में वो वेदों को, गणित को, व्याकरण को हमने पढ़ा था ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये लिखा, ये लिखा ना अध्ययनते, क्या अध्ययन करते थे, क्या प्राप्त करते थे, मतलब प्राप्त यहाँ पे शिक्षा से जुड़ी हुई चीज बतानी थी। तो ये पूरा लिख दोगे। फिर नेक्स्ट है रात्रो किम भवती स्म, रात्रि में क्या होता था? तो वो
कथा को सुनते थे। तो देखो ये लिखा, अगर हम पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते ना तो हम आंसर सारे आराम से ऐसे ही कर देंगे। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे? तो हमने तो यहाँ पर गुरुकुल व्यवस्था लिख दिया, क्योंकि पूरी कहानी गुरुकुल के रिगार्डिंग भी बता रखी है। फिर यहाँ पर बोला कि शिक्षक का आपको समानार्थक शब्द बताना है, तो वो गुरु हो गया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे शिक्षक से लिखा है तो आप गुरु से मत करो, यहाँ पे गुरु ही लिखो। ठीक है, और यहाँ पे सर्वनाम शब्द बोला है, तो ये जो बात है ना, ये तेषाम लिखा है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है कि तेषाम जीवनम अत्यंतम सरलम आसीत, उनका जो जीवन है ना बहुत ज्यादा सरल था। तो उनका किन की बात हो रही है? तो यहाँ पर शिक्षक जो वो किसकी बात कर रहे हैं? तो गुरु की बात कर रहे हैं, शिष्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? किसका जीवन सरल था? देखो यहाँ पर ये मेंशन है ना, ये देखो ये लिखा, तो ये किसकी बात हो रही है? शिष्यों की बात हो रही है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? छात्रों का। ठीक है, तो आप छात्र भी लिख देंगे। ठीक है, फिर कह रहे धनवान दरिद्र व भेद असीत, अगर धनवान हो या गरीब हो उनमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ बोला अव्यय बताइए, तो अव्यय कौन होगा? वाह। देखिए अब हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर ना लेटर है, और अब आपके एग्जाम में जो लेटर आएगा ना आपको पूरा खुद लिखना होगा, पर यहाँ पर ना मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। आप कुछ लेटर का भाग अपने आप ही लिख देंगे क्वेश्चन में से देख के, थोड़ी बहुत लाइन आपको याद करनी है, बाकी आप बना बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। ये कह रहे तुम ना नितिन हो और तुम्हारे स्कूल में विद्यालय का जो है ना, यहाँ पर बता रखा है कि एक प्रतियोगिता हो रही है। तो और वो किस पर होती है? विद्यालय में जो स्वच्छता है ना उसका क्या महत्व है। देखो साफ सफाई तो बहुत जरूरी होती है, तो उसी के रिगार्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, कंपटीशन हुआ उस विषय पर। ठीक है, तो प्रतियोगिता हुई है। तो फिर यहाँ बोला जा रहा है कि अब इसकी सूचना ना आपको अपने पिताजी को देनी है। किसको देनी है? पिताजी को देनी है, आपको बताना है। तो पत्र लिखना है आपको। तो देखो आपको मंजूषा दे रखी है, आपको इसकी हेल्प करके लिखना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आपने लिखा आदरणीय पिताजी या आदरणीय पिता, सादा नमस्ते, ये आप लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे अहम कुशल अस्मि, ये आपको लाइन याद ही है कि मैं कुशल हूँ। और भवता आशीर्वदेन मम अध्ययनम सम्यक चलती, मतलब मेरा जो अध्ययन है, मतलब मेरी जो पढ़ाई है वो सही से समय पे सही चल रही है। ठीक है, यहां तक कोई भी है ये आप सेम लिख सकते हैं अगर पिताजी माताजी इस तरीके से लिखा जाता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन में से लिख सकते हो आप कि हमारे जो स्कूल है ना उसमें जो स्वच्छता को लेकर जो है ना उसके महत्व को लेकर एक विषय पर प्रतियोगिता हुई थी, ये आप क्वेश्चन में से हेल्प लेके लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर थोड़ा इसको बड़ा कर सकते हो कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताया जा सके। क्योंकि मेन तो ये देखो स्वच्छता का महत्व सिखाना बच्चों को, है ना। फिर उसके बाद जितने भी सभी छात्र हैं ना उन्होंने इसमें उत्साह से भाग लिया था। और स्वच्छता का जो पर्यावरण है ना उसमें बता रखा कि किस तरीके से हमारी तरीके से पर्यावरण में हमारी रक्षा करती है, और अगर साफ सफाई रखते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा लाभदायक है। तो आपको ये बताना है। और आपने लिखा कि मतलब इसका ज्ञान मुझे भी पता चला कि साफ सफाई कितनी जरूरी है और स्वच्छता जीवन में उन्नति भी करती है। ठीक है, ये मुझे शिक्षक ने बताया। तो मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और मैंने इसके लिए घर में बहुत ज्यादा नियमित रूप से अभ्यास भी किया है। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है ना इसमें मेरे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई है, मतलब बहुत बढ़िया थी मेरे लिए। और तो यहाँ पर कृपा करके माता जी को मेरा नमस्ते कहना। तो बाकी सब कुछ कुशल है, तो तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र नितिन, क्योंकि क्वेश्चन में जो नाम दिया था वो लिख दिया।
अगर ये वाला लेटर नहीं करना तो आप ये करोगे, दो आएंगे एग्जाम में। तो दूसरा क्या है, ये पढ़ लेते हैं। ये कह रहे आप ना महेश हो, आपके मित्र का नाम विवान है, तो उसका जो जन्मदिन है ना अगले महीने होने जा रहा है। तो आपका जो मित्र है ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने मित्र को जन्मदिन की वर्धापनानी मतलब उसको बधाई दे रहे हो, ठीक है, खुशी जता रहे हो। तो आपको ये पत्र लिखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो देखो, जैसे आप अपने मित्र को कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे शब्द दे रखे हिंट, तो आपको यूज करके लिखना है। पत्र बिल्कुल छोड़ना मत। देखो, सबसे पहले लिखा प्रिय मित्र विवान, सप्रेम नमस्ते, ठीक है। तो फिर आशा से तुम कुशलम असी, मतलब आशा करता हूँ तुम कुशल होगे, और अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं उसी खुशी की वजह से तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ कि जो तुम्हारा जो जन्मदिन है ना, तो उसकी तुम्हें मैं बहुत ज्यादा बधाई देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम एक उत्तम श्रेणी के छात्र हो, मतलब अच्छे बच्चे हो, बहुत पढ़ाई में ठीक हो, और नियमित रूप से पढ़ाई करते हो, विद्यालय भी जाते हो, ठीक है, और स्नेह से सबसे बातचीत भी करते हो। तो मैं तुम्हारी लिए कामना करता हूँ कि तुम्हारी दीर्घ चिरंजीवी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, और आयुष्मान आशीर्वाद ये मतलब उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं मतलब। और विद्या जो है तुम्हारे जीवन में उन्नति प्रदान करे, और तुम्हारा आजीविका बढ़े, ठीक है, जो तुम्हारे लिए हमेशा हितकारी हो। इस तरीके से हमने उसके लिए विशेष करी, और तुम्हारा को जो स्वास्थ्य लाभ मिले, यश मिले, नित्यम वर्धा मतलब नित्य बढ़ता चला जाए। और शिक्षका तब सदैव प्रशंसा कुर्वन्तु, शिक्षक तुम्हारी हमेशा प्रशंसा करते हैं, उन्नति जो है तुम्हारी निरंतर होती है, ठीक है, होती रहे। और एक बार दोबारा से तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और शीघ्र ही मिलेंगे। इस तरीके से पत्र होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पत्र लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में आपको चित्र को देख के 5 लाइन लिखनी होगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको 5 लाइन जो है ना, 5 लाइन यहाँ पर आपको इस चित्र को देख के बनानी है। तो मैंने जो शॉर्ट वीडियो बना रखी है ना, वो आप देख लेना, जो काफी आपकी हेल्प करेगी। कोई भी चित्र आएगा वो लिख सकते हैं, बाकी इस वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पर जो है बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, शिक्षक जो है वो बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो आपके माइंड में लाइन आ रही है आप उससे बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल लाइन वाले पैटर्न्स भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले लिखवा रखे हैं। उसके चित्र ASC स्टार्टर लिख के सर्च करेंगे ना, वीडियो मिलेगी आपको। तो यहाँ पर ये 5 है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये है कि अत्र विद्यालय, इस विद्यालय में शिक्षक जो वो छात्रों को देखते हैं, ठीक है, शिक्षक टीचर देख रहे हैं ना। और जो छात्र मिलित्वा पादपम रोपयन्ति, बच्चे मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। और पादप रोपणेन प्राणवायु शुद्ध भवती, अब जब पेड़ लगाए जाएंगे तो प्राणवायु मतलब जो ऑक्सीजन है वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पादप है, ये पौधे जो है, ये लोगों के ऊपर क्या करते हैं, परोपकार करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों पर दया करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। और ये चित्र बहुत जरा रम्यम है। तो ये लाइन कोई भी आ जाए ना, आप आराम से लिख सकते हैं। और ये वाली जो पहली लाइन है जो चित्र में बता रखा है वो आप लिख सकते हैं। बाकी अस्मिन चित्र से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इदम चित्रम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर इस विषय पर आपको लिखना होगा। तो ये नहीं किया गया सोल्व, ठीक है, दोनों में से एक है, तो चित्र वाला ही किया गया है। अब ये चौथे नंबर पर है, ये हिंदी लिखी है, इसको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब इसके आंसर देखो आप, देखिए अब ये हिंदी है, फिर इसकी संस्कृत करनी है। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो आंसर हो जाएगा नंबर 1, अहम प्रतिदिनम, या बिंदी लगी है, विद्यालयम गच्छामि। हमारे गुरु बहुत विद्वान है। तो देखो यहाँ पर ना आप बिंदी लगी है, तो यहाँ पर गुरु जो है बहुत से सभी जितने गुरु उन सबकी बात की जा रही है, तो बहुवचन के रूप में। तो अस्माकम गुरु अति विद्वान
विद्वान संति, देखो संति इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन है इसलिए। ठीक है, बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, तो यहाँ पर भी बहुवचन है, तो बालिका उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। ठीक है, आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जैसे ध्यान रखना होता है, ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, तो पता लग गया कि बालिका उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। फिर फोर्थ है, मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है, तो मम मित्र पुस्तकेन अध्ययनम करोति। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वयम पर्यावरणस्य रक्षाम कुर्मः। ठीक है, इस तरीके से हो गया, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं रीजन के साथ यहाँ पर सारे आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है संधि और संधि विच्छेद। आपको या तो इसको जोड़ना है या इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर पहले लिखा है लसंतीह, तो पता इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे लसंती, देखो मैं इसी में सोल्व कर रहा हूँ, आपको शीट पे करनी होगी, जो आपको आंसर शीट मिलती है ना, उस पर जब भी कोई नया खंड आए तो उसको खंड गा अलग से शीट पे लिख के अलग से स्टार्ट कीजिएगा और अलग से लिखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चे अगर पहला कर रहे तो पहला, हो सके तो गैप छोड़ के दूसरा लिख लो। ठीक है, इस तरीके से करो ताकि साफ क्लियर हो जाए चेक करने में। ठीक है, तो जैसे बच्चा लिख रहा है लसंती जमा ईह। अच्छा, अब आप सोचिए कि यहाँ छोटी की मात्रा क्यों नहीं करी, क्योंकि ये जो लसंती है यहाँ पर जो है ना, ये लता के लिए यूज किया जाता है, बहुवचन के लिए बड़ी की मात्रा का यूज होता है। और ये जब हमने इसे तोड़ा तो मैंने यह ईह क्यों लिखा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो आपके कोर्स में संधि के टाइप आ रहे हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पर जो है ना, छोटी ई है ये और ये बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर जो है ना एक बड़ी ई बनाते हैं। तो ये जो संधि का जो टाइप है, ये दीर्घ संधि का टाइप है। वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको तो केवल आंसर इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये लसंती जमा ई, तो यहाँ पर जो जो संधि यूज हुई है ना, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पर लता या विसर्ग लगा है, तो आप बता सकते हैं कौन सी संधि का टाइप है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ चाय, तो जब इसको हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो है लताश्च बन जाएगी। और कमेंट करके आप बताना कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है। आपको दो ऑप्शन देता हूँ, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। ठीक है, अब उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको इसको अलग करना, देखना पड़ेगा कि कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। नहीं तो आप इसको विच्छेद करके प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे, तो आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ लिखा तत्र और ये ओ लगा, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर जो है ना, पता कौन संधि लगी है, स्वर संधि लगी है। और इसको जब हम अलग करेंगे ना, तत्र, ठीक है, जमा उपस्थित कर देंगे, और जब ऊ और आ बनता है तो ओ बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कौन सी संधि, यहाँ पर स्वर संधि हो गई। अब यहाँ पर देखो ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, अगर आप पिछले साल के भी पेपर कर लेते हैं ना, दो तीन, तो कई चीजें सेम रिपीट आ जाती हैं। बाकी मैंने पुराना पेपर अपलोड किया है, आप वो भी देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओ है ये विसर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी संधि यूज हुई है, यहाँ विसर्ग संधि यूज हुई है। ठीक है, और ये मत सोचना कि विसर्ग है तो विसर्ग संधि होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये व्यंजन संधि यूज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जो है इस तरीके से लिख देंगे। देखो ये ओ की मात्रा ऐसे नजर आए ना, तो सीधे विसर्ग करके आप इसे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन पेपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको आंसर शीट पे ही करना होगा। ठीक है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना ना, तो आप ये वाला कर सकते हो। यहाँ पर भी कोई संधि के बारे में बोला गया है। अब देखो यहाँ पर इसको हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आधा सा आएगा,
ये जो विसर्ग है इसको हटा के आधा सा बन जाएगा, तो ये विसर्ग संधि में आता है। तो अब सुप्तस्तु हो जाएगा ये। और यहां पर देखो क्लेश मानहा अपि, तो यहां पर जो है ना इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये ओ की मात्रा बनेगी। जब आ होता है तो आ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है देखो यही आपके कोर्स में विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, इसी की प्रैक्टिस कर लो। और देखो जब आप पेपर करोगे ना इन्हीं में से संधि ऐसी आने वाली है, क्योंकि कोर्स में आपकी यही वाली है, तो आपको इसी प्रैक्टिस पेपर से बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे उपेति है। अब बताओ कौन संधि है? यहाँ पर ना स्वर संधि है, तो यहाँ पे आप इसे उप जमा ऐति कर देंगे तो ये अ जमा ए बड़ा है बन जाता है, उपैति बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन संधि है? स्वर संधि। अब इसको आप जोड़ो तो देखो ये उ बन जाएगा, जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा, तो ये भी स्वर संधि यूज हुई है। तो जो जो मैंने संधि यहाँ पे आपको बताई है आप उसी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर ही है, तो आप जो संधि आपको दे रखी है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो आपको 4 नंबर पाने के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर आगे ये यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर जो है ना शब्द रूप के बारे में भी समझाने वाला हूँ। पूरा विश्वास कीजिए आपको समझ में आएगा। जो पार्ट 1 बताया था, देखो कभी कभी ना आपको थोड़ी आवाज चेंज लग सकती है, वो इसलिए कई बार बहुत ज्यादा थक जाता हूँ काफी अब पता ही आपको लगातार बहुत सी वीडियोस बना रहा हूँ, तो कभी कभी थकावट सी उसमें महसूस हो सकती है। जो बच्चे पुराने उन्हें समझते हैं, है ना, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, है ना। आवाज में काफी चेंज दिखता है। तो 6 है, यहाँ पे शब्द रूपाणी है। यहाँ पर देखो आपको ना अगर इसका मीनिंग थोड़ा भी क्लियर होगा ना आप आराम से कर लोगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखो आपको विभक्ति पता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। आपको कारक वगैरह पता है ना अपने, जैसे कर्म को करण से, है ना, तो वही इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो आपको मैं सिखा रहा हूँ। रमेश डैश कथाम पढ़ती, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत निकालो। रमेश डैश कथाम पढ़ती, तो यहाँ पर पुस्तक है ना, तो आप सिंपल बोल लो, सिंपल लो। तो रमेश जो है पुस्तक से कथा को पढ़ता है, ये मतलब निकल रहा है ना। तो पुस्तक से, तो अब से के लिए यहाँ पर कौन सी चीज आएगी? पुस्तकेन, पुस्तकाय, पुस्तकम या पुस्तकात। तो इस हिसाब से यहां पर आ जाएगा पुस्तकात। ठीक है, अब एक और बात सुनो। अगर मैं बोलूंगा रमेश पुस्तक से कथा को पढ़ता है तो पुस्तकात आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक लेकिन ऐसे भी तो हो सकती है कि रमेश एक किताब की कहानी पढ़ता है, ये भी तो हो सकता है रमेश किताब की कहानी पढ़ता है। ठीक है, या रमेश किताब की कहानी को पढ़ता है ना। तो इस हिसाब से पुस्तकम भी हो सकता है। कभी कभी 2 वर्ड भी उसके आंसर हो सकते हैं। आगे समझो। तो यहां पर अब आपको चूज करना है कि बेस्ट क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुस्तकम को लगाएंगे कि रमेश पुस्तक की कहानी को पढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों आप लगा दोगे आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, कई बार आंसर की में एक ही लिखा होता है, तो वहां पे फिर अगर उसी को टीचर जैसे चेक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम जाते हैं बेस्ट की तरफ, तो बेस्ट गा पे लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, सही ये भी है। मैंने आपको रीजन कैसे समझा दिया है, आप वीडियो को पीछे करके सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोहन मम डैश पुत्रम अस्ति, तो आप यहां पर लिखेंगे जो मोहन है ना मेरे मित्र का, ठीक है, संबंध बता रहे हैं, तो यहां पर आएगा मोहन मम मित्र से पुत्रम अस्ति। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। समझ में आ गई? षष्ठी विभक्ति का क्या मतलब कहने का है
कि मोहन मेरे मित्र का पुत्र है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन थी नहीं, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है डैश एक भयंकर व्याघ्र निवसति स्म। तो ये भी सिंपल है कि जंगल में आ गया, और में मतलब अधिकरण की बात कर रहे हैं, सप्तमी विभक्ति आ गई तो यह वने आ जाएगा, मतलब जंगल में एक भयंकर व्याघ्र रहता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर रजत मम डैश पठती। तो रजत जो है वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सातवीं सप्तमी विभक्ति आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा सप्तमी विभक्ति में, इनमें से क्या लगेगा कक्षायाम, तो इसका आंसर क्या आएगा कक्षायाम आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो, बिंदी लगा सकते हो। क्लियर हो गया रीजन के साथ। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको यहाँ पे क्रियापद भरना है, तो ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ ये तो और आसान है, अगर यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से आपको भर देना है। ठीक है, द्विवचन तो द्विवचन के हिसाब से भर देना है, और बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से भर देना है। तो यहाँ पे बहन जो है ना, तो सनियावम डैश, तो शाम को जैसे खाना बनाती है, तो ये आपको देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में क्या लगाते हैं, ती लगाते हैं, लास्ट में ती आता है। ठीक है, देखो ये 6th क्लास की बुक है, इसमें से नहीं नोट कर लो। ठीक है, जैसे अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल आने हैं तो कुछ रूल्स यहाँ पे नोट कर लो। देखो ये पुल्लिंग के लिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर है स्त्रीलिंग के लिए, और ये नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, ये अच्छे समझ लो, एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए। ठीक है, उसके बाद आप ये वाले नोट करो, जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं ये वाले हैं। देखो टी कब लगाना है एक वचन के लिए, यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में ती, ता अंति लगाना एक वचन के लिए। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे भगिनी है तो ये किस में आएगी, प्रथम पुरुष में, और एक जन है तो ती लगना चाहिए, तो ती किस में आ रहा है, यहाँ पे पछती आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड पर आ जाइए, मम माता विदुषी, यहाँ पर आ जाएगा अस्थि। और आप यहाँ देखो मम वाला सेंटेंस यहाँ पे हमें मिल गया था, पता है यहाँ पर हम अस्मि क्यों नहीं लगा रहे, अस्थि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो अस्मि है ना अहम के लिए लगाते हैं, हम डायरेक्टली हम अपने लिए जब बोलते हैं। यहाँ पे मेरी माता जो है ना विदुषी है, तो माता की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर अस्थि का यूज होगा। ठीक है, और कई बार हमें हिंट जो है ना ऊपर के क्वेश्चन से मिल जाती, जैसे यहाँ पर हमें मिल गई थी। ठीक है, फिर तानी, अमराणी, मुद्राणी। अब देखो तानी जो है कब लगाया जाता है, तानी जो है ना बहुवचन में होता है। यहाँ पर देखो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इसको देखो, ये नोट कर लेना। देखो ये नपुंसकलिंग के लिए लग रहा है, बहुवचन के लिए लग रहा है। ठीक है, बाकी अभी सारा देख लो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बहुवचन की बात कर रहा है। ठीक है, कि वहां जो है ना आम जो है बहुत ही मीठे हैं। ठीक है, वो आम जो है बहुत मधुर है, मतलब मीठे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, फिर बहुवचन लगाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संति आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यार, सुमित्रा रीताम स्वविवाहे आगमनाए डैश। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये सिंगल है, एक वचन है, और एक वचन है, और एक वचन है, तो ये किसमें, थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में तुम सीधा ती वाला ढूंढ लेंगे, ती वाला कौन सा जो एक वचन में हो, ये लिखा। ठीक है, तो उसे आमंत्रित किया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे कारक है, वो ये है कि आपको विभक्ति करनी है, तो यहाँ पर इसका समझ में आ गया ना, खा आंसर है। अब यहाँ पर देखो, ये घनश्याम, ये भी एक जन है। ठीक है, अब समझो, घनश्याम डैश इतिहासम पढ़ती। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो घनश्याम है ना वो डैश इतिहास को पढ़ता है। तो अभी हमने देखा था कि हमने क्या करा था यहाँ पर, और मैंने आपको कहा था कि आपको बेस्ट लगाना है, तो यहाँ पे आप यल लगा देंगे। ठीक है, तो
आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? घनश्याम चित्रफलक के इतिहास को पढ़ता है। ठीक है, अभी देखा ना, उसी के जैसा आया दोबारा से, तो द्वितीय भक्ति हमने लगा दी। ठीक है, या अगर आप ये सोचोगे तो चित्रफलक से इतिहास को तो मतलब बन नहीं रहा यहाँ पे, तो यहाँ आप पता लग ही रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बेस्ट बताया था लगाने के लिए। फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं मनसुख डैश धर्म ददाती। तो मनसुख ने जो है डैश जो है धन दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए दिया है? के लिए मतलब जैसे मतलब याचिका के लिए, मतलब जो जो भिखारी हैं तो उनके लिए दान दिया है। यहाँ के लिए मतलब निकल रहा है, तो मनसुख याचिकाया धर्म ददाती। ठीक है, मतलब भिखारियों के लिए या जो मांगने वाले उनके लिए धन दिया है। ठीक है, ठीक है। अब वैसे भी अगर ददाती आ रहा है ना, तो नॉर्मली जैसे उसके लिए किया जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर आपको जो चौथी भक्ति लगानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चिकित्सालयम निकषा मम डैश अस्ति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर चिकित्सालयम निकषा मम मतलब चिकित्सालय के पास में मेरा विद्यालय है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हो गया विद्यालय अस्ति, यहाँ पे सिंपल लगा देंगे, है ना। फिर नेक्स्ट है छात्रा डैश गृहम आगच्छन्ति। अब देखो, जब कुछ चीज किसी से अलग होती है ना, तो आपने जैसे हिंदी पढ़ा ना अपादान, यहाँ पर वही लगाना है कि छात्र जो पुस्तकालय से जो है घर जाती है, तो अलग हो रही है। तो अलग होने के लिए आपको पता है लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? यहाँ पे ये याद वाला, तो पुस्तकालय याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे नोवा है। 9 क्वेश्चन में बोला गया कि आपको ना यहाँ पे प्रत्यय को जोड़ना ही अलग करना है। ये तो इसमें लास्ट से आपको हिंट मिल जाएगी। इसमें जैसे वंत लिखा है, प्रतिपादित वंत लिखा है, तो इसका यहाँ पर प्रतिपाद जमा अक्तवतु हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे अपनी बुक से। ठीक है, यहाँ पे जैसे लास्ट में र और या आ रहा है ना, तो इसको जब अलग किया जाता है तो कौन सा प्रत्यय होता है? वो लेप वाला होता है। तो इसका आंसर जो है लेप वाला, इस तरीके से ये गा आ जाएगा। ये तुम ने जब इसको जोड़ेंगे तो ना हट जाएगा और तुम रह जाएगा खाली, और ऊ की मात्रा भी हट जाएगी। ठीक है, तो ये किड तुम हो जाएगा। इस तरीके से किड तुम कहाँ लिखा? ये लिखा। उसके बाद देखो ये गिनती है, तो गिनती तो आप आराम से कर लेंगे। ये 93 को क्या बोलते हैं? त्रिनवति कहा जाता है। और 46 को क्या बोला जाता है? षट 40 को चतवारी शत, चतवारी शत। और ये जो 38 है, 38 को जैसे 8 को तो अष्ट बोल देंगे। ठीक है, और 30 को क्या बोलेंगे? त्रिंशत। और 67 को 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। और 60 को क्या बोलते हैं? षष्ठी। ठीक है, विसर्ग लगा देंगे। मतलब काउंटिंग 100 तक आपकी आ रही है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, देखो ये सबसे आसान है, ये स्कोरिंग के 11, ये बिल्कुल मत छोड़ना। उपसर्ग है, आपको इसमें से उपसर्ग को अलग करके बाकी लिख देना है। ठीक है, तो ये आप अलग करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखो ये नी को अलग लिख देंगे और ये वार यंती हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा ऐड, जैसे प्रत्यय मुश्किल होता है ना, इसमें कुछ नहीं। जैसे ये प्रहारेण है, तो प्र अलग कर देंगे, हारेण अलग कर देंगे। और ये परिधाने है, तो परि अलग कर देंगे, धाने अलग कर देंगे। आप इस प्रैक्टिस पेपर से बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो और अच्छा करेंगे, है ना।
अब यहाँ पर 12वें नंबर पे बोला अव्यय भरिए। अव्यय का मतलब तो जो लिंग वचन किसी के साथ भी लग जाए बदलते नहीं है। यहाँ पे प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि लेभे, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हंसती हुई जो बालिका है, ठीक है, वो नींद भी डैश ले पाई। मतलब एक लड़की इतनी हंस रही थी, इतनी हंस रही थी कि वो नींद भी नहीं ले पाई, ठीक है, अपने आप ही मुंह से ना लिख गया, और ना यहाँ पे लिखा हुआ है तो ना आ गया। ठीक है, आप उसको तोड़ के समझो क्या कहना चाहता है। अगर दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत, मतलब दिन का भटका हुआ, मतलब दिन में जो रास्ता भूल जाते हैं, और शाम को यदि, शाम को यावत, जो शाम को यावत, यदि, यदि ये रहा यही बचा, और वैसे भी एक बचा तो यही आएगा, यदि घर पर लौट आए तो क्या उसको मतलब वरम अच्छा कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि इसमें ना और यदि आ गया। ठीक है, और लिखा ही हुआ था, आराम से कर लेंगे ये तो। ठीक है, अब ये ना खंड घा इस वीडियो में आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ना आपकी बुक की पैसेज है, ये आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है प्रकृति प्रमुखाणी तत्वानी कतिपयानी। अब देखो यहाँ पर कति लिखा आ गया, तो कति मतलब होता है गिनती में आंसर देना है। पर अगर आप नॉर्मली यहाँ देखेंगे ना, इसका आप आंसर ढूंढे तो देखो यहाँ लिखा है प्रकृति प्रमुखाणी तत्वानी, मतलब जो प्रकृति है ना उसके प्रमुख तत्व कितने हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप जब इसे पूरा पढ़ेंगे कि जो प्रकृति है ना, यहाँ पे प्रकृति की रक्षा करने की बात की जा रही है, और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर तत्व की बात की जा रही है, तो ये देखो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चा अस्य प्रमुखानी तत्वानी लिखा है ना। अब बच्चे यहाँ पर एक पद में क्या लिखेंगे बताओ, थोड़ा बहुत उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। यहाँ पर कति आ जाए ना, इसलिए जितने भी क्वेश्चन वाले हैं ना उन सबके मतलब अच्छे से समझ लो, तभी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। क्योंकि बुक क्या है ना थोड़ा टफ दे सकते हैं। यहाँ पे कति पूछ रहा कितने हैं, तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको पंच लिखना था। सुन रहे हो? अब ये आपको बुक से अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो एक पद मतलब एक वर्ड में पूर्ण वाक्य पूरी लाइन में। ठीक है, तो ये बुक से आप उसकी हिंदी समझ के करना, कोई भी नहीं पैसे जा सकते, इसलिए मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो मेन है ना वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मेन क्या है, यहाँ पर आपको ये उल्टी सीधी लाइन से सीधी करनी है, ये अनव्यय है। वैसे मेन तो वो भी है, लेकिन जो है ना सेम तो आने के चांसेस के कम है, इसलिए। ठीक है, ये देखो ये है ना निर्देशानुसार, कि ये जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। जैसे कह रहा है यहाँ पे कर्तृपद कौन सा है, कर्तृपद मतलब तो कर्ता कारक। इस पूरी लाइन में कर्ता कारक कौन है? प्रकृति समेशाम प्राणिनाम संरक्षणाएं ये तो थे, तो यहाँ प्रकृति जो है ना मेन है, तो ये इसका आंसर प्रकृति आ जाएगा। यहाँ पे बोले विशेष्य बताओ, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ लिखा परिष्कृत प्रदूषण रहितम, तो चा पर्यावरणम, तो यहाँ पर विशेष पद क्या है, किसकी यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे पर्यावरण की बताई जा रही है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्यावरण क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं सर्वनाम बताइए, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इस पूरी लाइन में बताना है, तो यहाँ पे ईएम आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक आपके यहाँ पर दोहे वाला क्वेश्चन आएगा। फिर वो ये एक पद एक वर्ड में आंसर पूर्ण वाक्य पूरी लाइन में, और फिर जो निर्देशन सब बोले हैं, जैसे यहाँ पर बोला है कि पक्षी शेष का पर्याय शब्द बताइए, तो यहाँ पर खग आ गया। क्या आ गया? खग। खग मतलब पक्षी होता है। एक कर्तृपद बताइए, तो यहाँ पर व्याज हार लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ढूंढेंगे ये जो व्याज हार है किसके लिए यूज किया गया है, तो वनस्पति के लिए, तो उसके अनुसार आप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखा तीक्ष्ण तुंड खगोतम, यहाँ पर विशेषण बताइए, तो विशेषण मतलब जो खगोतम है उसकी विशेषता क्या? तीक्ष्ण तुंड, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। विशेषण मतलब जो विशेषता बताई जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं वो शुरू वाले शब्द होते हैं। फिर देखो दो जनों के बीच बातचीत है, ऐसे में एक पैसेज आएगी, फिर आपको उसको पढ़कर जो है ना इसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, वही एक पद में मतलब एक वर्ड में पूर्ण वाक्य पूर्ण लाइन में देना है, और ये निर्देशानुसार है, कह रहा है विशेष्य बताइए, तो
यहाँ पे तपोदत्त की विशेषता बताई जा रही है, तो इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पर क्रिया बतानी है, तो श्रुति हो गया। जो क्रिया मतलब कोई काम, ठीक है, मतलब जल की जो ध्वनि है उसको सुनने की बात की जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्वनाम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मया, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आंसर के प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, इससे पहले मैंने आपको ये बता दिया है इसके आंसर जो है, ठीक है। तो जो 16 है यहाँ पर आपसे पूछा गया एते पक्षिणा मनुष्येषु नोप गच्छन्ति। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते, तो मनुष्य के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्येषु का हो जाएगा केशु, सप्तमी विभक्ति के अकॉर्डिंग हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यह कह रहा है परोपकाराय सताम विभूता है, मतलब जो परोपकार का जो काम होता है ना, जैसे अच्छा काम, तो दूसरों के लाभ के लिए। तो यहाँ पर हम करें कस्मे सताम विभूत है, मतलब किसके, मतलब कौन सा काम जो है वो दूसरों के कल्याण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर परोपकार की जगह क्या कर देंगे, कस्मे कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये दोबारा लिख देता हूँ, कस्मे। ये आपकी बुक में से है, आप उसमें सारे कर लेना जो आंसर के प्रश्न दे रखे हैं आपकी बुक में। फिर कह रहे धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती, मतलब देखो उस कहानी में जो एक पुरुष होता है वो गाय का दूध निकालने की कोशिश कर रहा होता है ना, उसको जो है ना गाय का दूध मिलता नहीं है, तो वही है कि गाय दूध भी नहीं निकालने देती। तो कौन, यहाँ पे का लिख देंगे क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो उसके हिसाब से हम का लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे अतिशय अनस्य या अनिष्ट तन्मना, मतलब बहुत ज्यादा जो अन्न होता है ना, लेकिन जो मन होता है उसके बाद बहुत कम हिस्सा लेता है वो, जो अन्न का जो हिस्सा है मन बहुत कम हिस्सा लेता है। तो यहाँ पे देखो कुछ हिंट ना मैं लास्ट से भी जाते, जैसे से लिखा है, तो अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे ही बता दोगे, अस्से कस्से बना दोगे, ठीक है। तो कई चीजें ये दो बार नहीं लिखना, ठीक है, एक ही बार लिखना है। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पर आपके एग्जाम में 17वें नंबर पर ना ये क्वेश्चन आएगा अनवे वाला। ये या तो आप कटिंग वाले तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे मंजूषा दे रखी है कि जो नदी होती है ना वो अपना खुद का जल नहीं पीती, वृक्ष जो होते हैं वो अपने खुद के फल नहीं खाते, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे किसी को इसकी हिंदी नहीं आ रही, अम्ब मतलब होता है जल, पानी, ठीक है। और तो पहले में तो अम्ब आएगा, तो उसमें फलानी आ जाएगा, और तीसरे में सस यम आ जाएगा, मतलब फसल, ठीक है। तो अब इसे करना कैसे है, देखो मैं इसीलिए तो वीडियो लेकर आया हूं। अन्वय वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, ये लिखा और ये लिखा, ठीक है। तो आप कटिंग वाले तरीके से करेंगे, ठीक है। ये देखो ये नद्य लिखा है, नद्य लिखा है, इस कटिंग से कटिंग कट गया, ठीक है। फिर ये लिखा है स्वमेव, ये स्वमेव से स्वमेव कट गया, ना से ये ना कट गया। देखो ये ना संधि आपको इसको दे रखी है, विच्छेद करना आना चाहिए। तो ना जब अम्ब, और देखो ये जो अम्ब है ये यहाँ लिखा, ये लिखा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, ये लिखा, तो इसमें ये आ जाएगा। तो जो जो कट रहा है ना वो सारा काट देंगे, जो बचेगा उसमें, और वो देखेंगे एमसीक्यू में दे रखा है, आप लिख देंगे ऐसे, ना से ना काट देंगे, जैसे हमने यहाँ पे जो है ना ये काट दिया, पिबंती से पिबंती काट देंगे। तो अब इस पूरे लाइन में बच क्या रहा था, अम्ब बच रहा था, तो अम्ब भी तो लिखा, मतलब जल, अम्ब मतलब तो जल, पानी, नदी अपना पानी खुद का नहीं पीती। अब आगे देखो ये लिखा वृक्षा, ये लिखा वृक्षा से वृक्षा कट गया, स्वयं से स्वयं कट गया, ना खदंती, खदंती ना, तो ये आगे से जो भी है कट गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर बच क्या रहा है फलानी, तो फलानी देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ लिखा है, आ गया। फिर वारी वहा, तो ये लिखा कट गया। फिर खलू से खलू कट जाएगा, खलू का ये रहा। फिर अब बचा ही एक ही तो बचा है, तो वो नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है, फसल, मतलब यहाँ पे लिख देंगे, खत्म। अब ये करो ये करो, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसका अर्थ समझ के अपने आप लिखना पड़ता है, फिर इसका आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरस्वती माता से प्रार्थना की जा रही है,
उसी के रिगार्डिंग आंसर है। प्रार्थना करेगी, हे माँ आप अपनी वीणा बजाइए और प्रकृति में सुंदरता जो है आपकी वजह से सब कुछ है उसे और ज्यादा फैलाइए। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पे दे रखा है, तो वो यहाँ पर बता रखा है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, हे देवी आपने जो वीणा मधुर में बजाई थी ना, उसको सुनकर जो लता है उसका जो स्वभाव शांत है ना, तो वो धीरे धीरे जो वो चलती है। तो यहाँ पर एक, फिर दो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो वीणा का जो नादीन हो रहा है ना, वो पूरी की पूरी जो प्रकृति है उसको प्रमोदिता कर देता है, बहुत मतलब उल्लास से भर देता है। इस तरीके से आपको यहाँ भर देना है। और देखो ये कुछ कुछ चीज आपको मिलेंगी, आपको यहाँ से हेल्प मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि अनवय कर लो, दोनों में से एक करना होता है। अब ये जो है ना 80 नंबर पर, ये आपके चैप्टर में से आपने जो भी बुक है ना आपकी संस्कृत की, उसमें चैप्टर्स की आपको अच्छे से लाइन आएगी, तभी आप इसको सीधा करके लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन से लगाना होगा। ये मैंने आंसर कर दिया और मैं आपको इसकी हिंदी समझा देता हूँ। उससे पहले ये अपने पाठ पढ़ाओगे। एक बच्चा होता है वो स्कूल नहीं जाता, वो कहता है मैं तो खेलूंगा, तो अलग अलग जो जीव है उनको बुलाता है कि भाई मेरे साथ खेलो, लेकिन सब बिजी है। तो हमें भी अपने काम को ईमानदार से करना चाहिए, अपने काम में बिजी रहना चाहिए और उसी में हमें अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग है, हमें बहुत अच्छी शिक्षा संस्कृत से मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें मिली भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन ये वाली आएगी। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे ने ना जो मधुमक्खी जो पुष्प उद्यान में मधुर को इकट्ठा कर रही थी ना, मतलब मधु को, मतलब शहद को इकट्ठा कर रही थी, उससे बोला कि ऐसा करो मेरे साथ खेल लो। ठीक है, तो उसने 2-3 बार उससे जो है बुलाया खेलने के लिए, कहा उससे कि भाई मेरे साथ खेल लो। फिर क्या हुआ कि उस मधुमक्खी ने उस बच्चे की पुकार सुनकर ना, मतलब उसने अनसुना कर दिया। ठीक है, उसके आह्वान को उसे तिरस्कृतवान कर दिया कि भाई मैं नहीं सुन रही, क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी, है ना। अब कोई अपने काम में बिजी तो कैसे छोड़े, लेकिन उस बच्चे ने उससे हट करा, बार बार हट करा। ठीक है, कि भाई आप ऐसा करो, मतलब मेरे साथ खेलो। तो मधुमक्खी गाती रही और बच्चे के मन में लगातार गूंजती रही वो आवाज। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर उस मधुमक्खी ने बोला कि हम तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, भाई हम कैसे खेल सकती हैं, हम तो शहद इकट्ठा कर रही हैं। फिर क्या हुआ, और उसने बोला कि इस अहंकारी कीड़े की बकवास बहुत जो है ना हो गई, मतलब उसने मतलब उसे अहंकारी कहने, चलो छोड़ो ही नहीं, कहती कि और चलते हैं। उसे अभी भी मतलब बच्चों को अपने ऊपर ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, फिर इसने कि आई चटक कपोत मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, ये बात नहीं, ठीक है तुम मेरे मित्र बनोगे। तो यहाँ पर पक्षी के लिए वो बोल रहा है। अब पक्षी से इसके बाद क्या हुआ, फिर उसने यहाँ पर बोला कि भाई देखो तुम ऐसा करो, इस सूखी घास को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य मतलब जो चीजें दूंगा, मतलब ठीक है। तो जो भी है, जैसे यहाँ पे कौलान देने की बात की, तो जैसे नाल जैसा वो दूंगा। तो उसने फिर क्या बोला, फिर मैंने बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना, भी मैं कैसे तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आपने लाइन एक एक पढ़ी है ना चैप्टर में, तो फिर आप उसको पहले उल्टी सीधी लिख दोगे, फिर आपको नहीं पहले क्या होता फिर ये होता फिर होता। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चैप्टर में डिटेल में डीपली पढ़े ना तो वो कर लेगा। कई बार ना सेम आ जाती है पुराने पेपर्स की। तो मैं आपको जो अगली वीडियो देने वाला हूँ वो आपको संस्कृत के पेपर की दूंगा, जो पिछले साल का हो सकता है, आंसर की के साथ दूंगा, हो सकता है ये वाला सेम आ जाए। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं, और बाकी ये जो है प्रैक्टिस पेपर से भी सेम आया हुआ कई बार, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब 19 क्वेश्चन में पता है क्या है, ये हर चैप्टर में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। तो जिस बच्चे ने हर चैप्टर की वर्ड मीनिंग पढ़े हैं तो वो कर लेगा। ये कह रहा है निदाग दिवस है, इसका मतलब होता है गर्मी की बात चल रही है। मंजरी का मतलब होता है आम की जो कुसुम है, फूल है। तो आपको इनमें से चारों आंसर बताने हैं। ये आप देखो मैंने लिख दिया कि चैप्टर 5 में है, ये चैप्टर जो है ना 5 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, या आप 1 में 2 में चेक कर लेना। ठीक है, मैंने आईडी के हिसाब से लिख दिया। ठीक है,
और मराले मतलब होता है हंसे के लिए, इसके ज्यादा चैप्टर 4 में मिलेगा वर्ड मीनिंग जो आपके यहाँ चैप्टर में दे रखे हैं उसमें से। धनवी का मतलब क्या है, धनुर्धर, ये आपको चैप्टर 8 में मिल जाएगा। फिर ये भी वर्ड मीनिंग वाले ही हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बभंज मतलब तोड़ देना, मतलब भग्न कृत्यवान, तो ये इसका आंसर घा है, आप देख रहे हैं। फिर कुक्षों का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ना गर्भ से मतलब नहीं, यहाँ पे सज्जनाना मान है, मतलब जो उसके लिए इसकी जाता है सज्जन वगैरह के लिए, उनके लिए। और अरि मतलब होता है दुश्मन, तो यहाँ पर ये शत्रु आ जाएगा। और क्या लिखा है प्रस्टुम मतलब एक तरह से क्वेश्चन करना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से आंसर होगा। तो मैंने पूरा पेपर समझा दिया। मैं इस जो भी मैंने आपको पार्ट्स में वीडियोस प्रोवाइड किया ना 3 पार्ट्स में, इनको जोड़ के भी एक पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ये वाली, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको तीनों पार्ट ढूंढने ना पड़े। ठीक है ना। बाकी जब तक मैं अपलोड नहीं करता, आप डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्ट देख लेना, ग्रामर वाला पार्ट जरूर देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा। और मैं आपको बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, प्लेलिस्ट में चेक करते चले जाना। ठीक है, लैटर से जुड़ी हुई, चित्र से जुड़ी हुई, ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई, लगातार वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है। अब एक एक दिन में मैं आपको पता है, जो बच्चे पुराने जानते हैं, एक एक दिन में 12 तक वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ अलग अलग क्लासेस की। 11 आप जब सब्सक्राइब कर लेते तो आपको आराम से दिख जाते कि क्या क्या है, तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग क्लासेस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।